हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रोशनी फ्रॉम इनलाइटनिंग योर सेल्फ। स्टूडेंट्स, आज हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं अपना न्यू चैप्टर का दूसरा वाला पार्ट। तो स्टूडेंट्स, हमने मोशन स्टार्ट किया था, एक बार हम रिकैप कर लेते हैं मोशन क्या होता है। देखो, कोई भी चीज़ अगर हर वक्त के अनुसार अपने आप को चेंज कर रही है, उसकी पोजीशन क्या हो रही है स्टूडेंट्स? चेंज हो रही है। चेंज का मतलब ये नहीं है कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ मान लो दिल्ली में था और वो मान लो दिल्ली से आगे किसी दूसरे स्टेट में पहुँच जाता है या दूसरी जगह पहुँच जाता है, या एक ऑब्जेक्ट एक स्थान पर और दूसरे स्थान पे पहुँच जाता है। अब तो इसका मतलब ये नहीं होता एक से दूसरी जगह पे जाना। पोजीशन मोशन का मतलब होता है कि एक ऑब्जेक्ट पहले अगर वो रुका हुआ था तो वो अपनी पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज करता रहे। जैसे फ़ैन है, तो फ़ैन क्या है बेटा, आप देखोगे पहले हमने फ़ैन को ऑफ़ कर रखा है तो वो रेस्ट पे बोलेंगे हम, वो मोशन में नहीं है। लेकिन फ़ैन एक जगह से दूसरी जगह तो कहीं नहीं जा रहा, लेकिन अपनी जगह पे वो रोटेट हो रहा है, गोल गोल घूम रहा है, तो वहाँ पे वो चीज़ क्या हो गई? मोशन में आ गई। तो इसका मतलब समझ में आ गया कि कोई भी चीज़, अब मान लो पक्षी उड़ के जगह कहीं पे जा रहा है उड़ के, तो वहाँ पे वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, ये भी मोशन है। लेकिन फ़ैन एक ही जगह पे घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे भी वो क्या हो गया? मोशन हो गया, क्योंकि हर सेकंड के अनुसार उसकी पोजीशन क्या हो रही है? वो चेंज होती जा रही है उसकी पोजीशन रोटेशन से। सो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वो क्या है? मोशन में है। तो अब देखो बेटा, हमने डिस्कस किया था कि मोशन, लीनियर और स्ट्रेट। अच्छा, एक चीज़ और याद रखो, स्ट्रेट वाले को हम रेक्टिलिनियर मोशन भी बोल सकते हैं। लीनियर बोल दो, स्ट्रेट बोल दो, या रेक्टिलिनियर। दूसरा हमने डिस्कस कर लिया सर्कुलर, ठीक है, जैसे साइकिल का टायर गोल गोल घूम रहा है, ये सर्कुलर हो गया। कर्विलिनियर, कोई भी चीज़ जो कर्व के अंदर ऐसे हो रही हो, कर्विलिनियर। सो अब फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि सारे मोशंस एक जैसे नहीं होते, कुछ मोशन स्लो होते हैं, कुछ मोशन क्या होते हैं? फास्ट। 2 है, 3 है, कोई भी चीज़ मोशन में है, उन सबको हम देखकर हम बता सकते हैं कि जैसे ये वाला फास्ट है या ये दोनों स्लो है। इस तरीके से हम उसको बता सकते हैं उसकी स्पीड, मूवमेंट को देख के कि एक टाइम के अनुसार उसमें मूवमेंट कितनी हो रही है, और दूसरे ऑब्जेक्ट में भी वो सेम टाइम देखकर कितनी उसमें उसकी पोजीशन चेंज हो रही है पर सेकंड के हिसाब से। सो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन स्लो और कौन फास्ट। दूसरा हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में, स्पीड। तो हम स्पीड किसे बोलते हैं? डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर सेकेंड या इन यूनिट टाइम, ठीक है। हर सेकेंड के अंदर जितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है उसको बोलते हैं उस ऑब्जेक्ट की स्पीड। स्पीड को हम मेज़र करते हैं किस में? स्पीडोमीटर में। और डिस्टेंस को हम मेज़र करते हैं स्टूडेंट्स, जो इंस्ट्रूमेंट मैं आपको शो कर देती हूँ 1 मिनट के लिए, स्पीडोमीटर और डिस्टेंस। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का नाम था यहाँ पे। सो ये आपको पता होना चाहिए कि स्पीडोमीटर, ये देखो ये रहा बेटा स्पीडोमीटर। सो किसे बोलते हैं हम स्पीडोमीटर? इट इज़ द डिवाइस विच इज़ यूज्ड इन व्हीकल, जैसे कार, ट्रक, विच मेजर द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। क्या मेज़र करते हैं स्पीडोमीटर? क्या मेज़र करता है? स्पीड। किसके अंदर मेज़र करता है ये स्पीड? कौन सी यूनिट है इसकी? किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर मतलब 1 घंटे के अंदर कितने किलोमीटर कोई भी कार है, ट्रक है, बस है, कोई भी व्हीकल जा रहा है, वो कितना चला है 1 घंटे में, किसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। दैट इज़ कॉल्ड द स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो इस किससे मेज़र किया स्पीड? स्पीडोमीटर से। दूसरा देखो स्टूडेंट्स, ऑडोमीटर। आपने देखा होगा इस तरीके का होता है ऑडोमीटर, ये आपको डिवाइस यहाँ पे शो भी कर रखा है। सो ऑडोमीटर क्या होता है? इट इज़ डिवाइस विच मेजर्स द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए व्हीकल इन मीटर्स और किलोमीटर्स। सो कितना किलोमीटर वो ऑब्जेक्ट चला है, जैसे कार है, बस है, ट्रक है, ट्रेन है, कोई भी चीज़ है, तो वो कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है। तो यहाँ पे हमें किस में डिस्टेंस पता चलता है? ऑडोमीटर में। और स्पीड पता चलती है स्पीडोमीटर में। सो ये डिवाइस क्या है स्टूडेंट्स? दिस इज़ कॉल्ड स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, ठीक है। तो यहाँ से ऑडोमीटर से हमें किलोमीटर के डिस्टेंस पता चलता रहेगा।
तो यहाँ पे ये डिस्टेंस इसके अंदर आपका शो होता रहेगा। अब आ जाए स्टूडेंट्स नेक्स्ट, ये हमने देख लिया स्पीडोमीटर, ओडोमीटर। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे नेक्स्ट वन, यूनिफॉर्म टाइप ऑफ स्पीड। सो टाइप ऑफ स्पीड में हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। एवरेज आज हमें पढ़ेंगे जहाँ पे फिक्स डिस्टेंस और फिक्स टाइम हो। क्या एक शॉर्ट में इजीली तरीका बता रही हूँ, जहाँ पे डिस्टेंस भी फिक्स हो और टाइम भी फिक्स हो, मतलब हर टाइम में उतना ही डिस्टेंस कवर हो रहा है, चाहे वो 1 घंटा हो, 1 मिनट हो, 1 सेकेंड हो, कितना भी हो, चाहे कितना भी डिस्टेंस हो, लेकिन उतना ही डिस्टेंस हर बार कवर हो उतने ही समय में। मान लो 1 सेकेंड के अंदर अगर 1 किलोमीटर जा रहे हैं, या आप कह सकते हो 5 मिनट के अंदर हम 1 किलोमीटर जा रहे हैं, तो जब 10 मिनट हो जाएगी तो हम इसका मतलब 10 किलोमीटर जा चुके होंगे, मतलब 5 पहले वाला और 5 बाद का। तो यानी जैसे अगली 5 मिनट में हमने फिर कितना कवर कर लिया, फिर से हमने डिस्टेंस नेक्स्ट सेम कवर किया। तो इस तरीके से एवरी टाइम अगर हम लोग मान लो 1 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर जा रहे हैं, तो अगली जब 1 मिनट होगी तो फिर 1 किलोमीटर जाएंगे, अगली 1 मिनट होगी तो फिर हम 1 किलोमीटर जाएंगे, जब 3 मिनट होगी तो हम इसका मतलब 3 किलोमीटर चल चुके होंगे। तो हर बार डिस्टेंस सेम कवर हुआ सेम टाइम में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म। और नॉन यूनिफॉर्म में ना ही डिस्टेंस फिक्स होगा ना ही टाइम। सो कितना भी डिस्टेंस हम कितने भी इस टाइम में कवर कर रहे हैं, कोई फिक्स नहीं। पहली 1 मिनट में हो सकता है 2 किलोमीटर कवर कर ले, दूसरी 1 मिनट के अंदर जब दोबारा 1 मिनट होगी तो उसके अंदर 1 किलोमीटर, फिर दोबारा जब 1 मिनट होगी तो उसके अंदर हो सकता है हमने आधा किलोमीटर कवर किया हो। तो वो होती है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब आ जाओ स्टूडेंट्स एवरेज स्पीड किसे बोलते हैं। सो जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइडिंग बाय द टोटल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, उसको कहते हैं एवरेज स्पीड। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया, 2 किलोमीटर। फिर देखो नेक्स्ट यहाँ से किलोमीटर की जगह पे मीटर बोल दो, ठीक है, यहाँ पे फिर नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, फिर 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया 2 मिनट में, फिर इसी तरीके से 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया, फिर हमने 2 मिनट ही लगा ली। ओके, सो यहाँ पे 1 मिनट, 2 मिनट और ये भी 2 मिनट। तो अब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2 + 3 + 5, ये आ जाएगा टोटल। इसको जोड़ के लिख देंगे हम 10 मीटर आ गया ना। और इसी तरीके से टाइम, तो यहाँ पे 1 मिनट और 2 मिनट और 4 मिनट, टोटल मिनट कितने हो गए बेटा, 5 मिनट हो गए। तो ये हो गया टोटल टाइम। तो इस तरीके से हम निकालते हैं एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना चले हैं, सो 2, 3 और फिर 5, तो ये हो गया टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। तो इस तरीके से हम निकालते हैं एवरेज स्पीड। अब देखो स्टूडेंट्स, स्पीड को अलग अलग फार्मूला अपने आपको अप्लाई करना आना चाहिए। अगर स्पीड निकालनी हो तो हम फार्मूला क्या लिखेंगे, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अगर डिस्टेंस निकालना हो, देखो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो गया, अगर डिस्टेंस निकालना हो तो याद रखो इन दोनों की क्या कर देंगे हम आपस में मल्टीप्लाई। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो गया, स्पीड इनटू में टाइम। और तीसरी चीज़ याद रखो स्टूडेंट्स, जब निकालना हो डिस्टेंस, टाइम निकालना होगा तो फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो टाइम निकालना है तो टाइम यहाँ पे ले आओ और स्पीड यहाँ पे रख दो, तो ये इंटरचेंज कर दो। तो फॉर्मूला में अगर टाइम यहाँ ले आए और डिस्टेंस स्पीड यहाँ रख दी तो क्या आ गया, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। सो इस तरीके से हम फॉर्मूला चेंज कर सकते हैं। जो भी चीज़ निकालनी हो, अगर आपको डिस्टेंस और टाइम दे रखा हो तो स्पीड निकालनी होगी, अगर डिस्टेंस निकालना हो तो स्पीड और टाइम गिवन होंगे, ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। अगर टाइम निकालना हो और डिस्टेंस और स्पीड दे रखी हो तो आप ये फार्मूला यूज़ करोगे। सो इस तरीके से डिफरेंट फार्मूला हम यूज़ करेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, आज से कई साल पहले जब हमारे पास इतने इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते थे, इतनी साइंस ने तरक्की नहीं की थी, तब टाइम को मेज़र करने के लिए टाइम लोग कैसे पता चलते थे, नेचर से टाइम देखते थे। जैसे
स्टार्स को देख के आपने देखा होगा, सप्तऋषि मंडल जिसको हम बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ सन, डायरेक्शन ऑफ मून, ठीक है। सो इनसे क्या है, लोग टाइम का पता अंदाज़ा लगाते थे, बट उनको किसी चीज़ का फिक्स टाइम पता नहीं होता था। तो पुराने ज़माने में अगर आप देखोगे, आप कुछ एग्जांपल देती हूँ, राइजिंग ऑफ द सन, अब सूरज उग गया है तो वो सोचते थे कि हाँ मॉर्निंग हो गई है, ठीक है। डे और नाइट का कैसे, जैसे सनराइज़ और सनसेट के बीच का टाइम है उसको हमने डे नाइट, तो ऐसे ही मंथ, टाइम बिटवीन टू न्यू मून्स, जैसे हमने देखते ना अभी पूर्णमासी है या अभी अमावस्या है, तो एक पूर्णमासी एक अमावस्या आ गई तो उससे क्या हो गया, वो एक मंथ आ गया। इस तरीके से ईयर, अगर अर्थ द अर्थ टेक्स टू कंप्लीट इट्स रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, दैट इज़ कॉल्ड द, वो उससे क्या हो जाता था, वो एक ईयर। लेकिन ये सब चीज़ तो क्या, एक सारी चीज़ें मतलब अंदाजे में चलती थी स्टूडेंट्स, कि ये 1 ईयर हो गया, 1 साल निकल गई, 1 मंथ हो गया, डे हो गया, नाइट हो गया। अब डे के टाइम पे सनराइज़ हो रखा है, डे टाइम है, सनसेट हो गया तो नाइट हो गई, ठीक है। सनराइज़ हो रहा है तो मॉर्निंग हो गई, सनसेट हो रहा है तो इवनिंग हो रही है। या 1 पहर, 2 पहर, 3 पहर, चौथा पहर मतलब शाम हो गई, 3 पहर मतलब शाम का टाइम है, 2 पहर मतलब मिड डे आ गया, दिन का टाइम, और 1 पहर मतलब सुबह का मॉर्निंग टाइम चल रहा है। तो इस तरीके से हर चीज़ का क्या लगाते थे, अंदाज़ा। अब देखो बेटा, तो पुराने ज़माने में आपने देखा होगा पीरियोडिक मोशन, ये जो सन डायल जो था ना स्टूडेंट, ये क्या है, इस तरीके से ये पूरा चीज़ ऐसे यहाँ पे इस पे ये सन के इसमें दिख रहा होगा, इसको सन डायल बोलते थे। इससे सन की डायरेक्शन, ठीक है, सन जिस डायरेक्शन में होता था उससे सन, मान लो कोई भी चीज़ है तो उसकी छाया जब इसके इस हिस्से पे गिर रही है, इस हिस्से पे गिर रही है, उससे ये क्या है, इसकी डायरेक्शन, इससे अंदाज़ा होता था टाइम का। ये कोई चीज़ रोटेट नहीं हो रही, इससे पता चलता था कि समय क्या हुआ है। सो इस टाइप के मोशन को क्या ये था, क्या बिल्कुल बेटा फिक्स था। सन का वही सेम, मॉर्निंग में निकलना, इवनिंग में सनसेट हो जाना, डे टाइम पे हमारे बिल्कुल सर के ऊपर होना। तो इसके ऊपर जैसे ही छाया जिस हिस्से पे गिरती थी उससे इसका टाइम कैलकुलेट होता था, बट इससे 1-1 सेकंड का बिल्कुल पता चलना मुश्किल था, और इससे केवल हम सन से ही पता लगा सकते थे। तो इसको क्या बोलते थे, सन डायल। अब इसका जो ये मोशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्यों बोला है, क्योंकि ये एवरी फिक्स इंटरवल के बाद हो रहा है, हर एक इंटरवल के बाद। जैसे मॉर्निंग में सन शैडो यहाँ पे है, इवनिंग में मान लो यहाँ पर है, डे टाइम पे शैडो यहाँ पर है। तो इस तरीके से ये क्या है, बिल्कुल फिक्स टाइम पे। जैसे अभी क्लॉक हमें मालूम है अभी 1 o'clock पे टाइम है, तो 1 घंटे के बाद कहाँ आएगी, 2 o'clock पे आएगी। नेक्स्ट घंटे के बाद क्लॉक कहाँ आ जाएगी, 3 o'clock पे आएगी। तो क्या फिक्स टाइम होता था, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन। जहाँ पे क्या हो, कोई चीज़ फिक्स रिपीट इटसेल्फ इन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम। तो हर बार इक्वल अमाउंट के बाद वो चीज़ रिपीट हो, तो उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। सो नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, ऐसे ही सैंड क्लॉक। सो सैंड क्लॉक में भी इसी तरीके से पता चलता था कि जैसे इट यूजेस सैंड टू मेज़र टाइम। यहाँ पे क्या है, सैंड से टाइम मेज़र होता था। तो पहले ये पूरी मिट्टी जैसे निकल के इसके अंदर आ जाती थी, तो उसे समझ लेते थे 1 पैर हो गया। फिर इसको वापस क्या कर देते थे, जब ये पूरी मिट्टी इसके अंदर फिल हो जाती थी स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बीच में छोटा सा होल होता था, तो उससे पूरी मिट्टी इसके अंदर आती रहती थी। अब ये पूरी मिट्टी अगर दोपहर तक आ गई, सपोज़ मान लीजिए 2 घंटे में आई है, 4 घंटे में आई है, दोपहर तक आई है, अब उसके बाद फिर इसको रोटेट करके क्या है, ये चीज़ ऊपर आ जाएगी जिसमें मिट्टी है, और खाली वाला हिस्सा क्या है बेटा, ये नीचे की तरफ आ जाएगा, भरा हुआ हिस्सा मिट्टी का ऊपर। फिर इसमें ये वापस नीचे की तरफ आता रहेगा। फिर तो हर एक पह के बाद ये खाली होता रहेगा, और इससे अंदाज़ा लगाते थे कि आप मान लो इतने घंटे निकल गए, इतने घंटे मतलब इतना जो सनराइज़ और सनसेट के बीच का एक हिस्सा कंप्लीट हो गया, 2 हिस्से कंप्लीट हो गए, तीसरा हिस्सा कंप्लीट हो गया, चौथे में तो क्या होगा, सनसेट हो जाएगा। तो इस तरीके से वो टाइम का पता करते थे।
इसी तरीके से बेटा ये वाटर क्लॉक है। सो वाटर क्लॉक में भी आपने देख रखा होगा, यहाँ पे वाटर क्लॉक से भी वाटर से टाइम को मेज़र होता था, कितने पैर हो गए। और फिर है ये पेंडुलम क्लॉक, ये पेंडुलम क्लॉक है, यहाँ पे पेंडुलम से टाइम मेज़र होता था। ये पेंडुलम क्या होता है मैं आगे दिखाती हूँ आपको। जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना ये बड़ा सा, तो ये जिस तरीके से रोटेशन इसकी होती रहती थी, वहाँ से टाइम का मतलब अंदाज़ा होता था कि इस टाइप से इतना हो गया, पेंडुलम से पेंडुलम क्लॉक चली थी। अब जो आ रखी है स्टूडेंट्स, जिससे हमें एक्यूरेट टाइम पता चलता है, इवन एक सेकंड का भी पता चल जाता है, तो इसको हम बोलते हैं क्वार्ट्ज क्लॉक। क्या बोलते हैं? क्वार्ट्ज क्लॉक। तो इसमें क्या होता है, सेल होते हैं और ये हमें एक्यूरेट टाइम प्रोवाइड करती है। ये क्या होता है स्टूडेंट्स? सेल होते हैं इसके अंदर, तो और एक्यूरेट टाइम प्रोवाइड करती है। अब इसमें क्या है, बिल्कुल हमें मालूम है कि जब 60 सेकंड हो जाएगा यहाँ पे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, 60 सेकंड के बाद 1 मिनट हो जाएगी। ऐसे 60 जब मिनट हो जाएगी कंप्लीट, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 घंटा हो जाएगा, 1 आवर। सो इस तरीके से और 24 आवर्स हो जाएंगे। ठीक है, मान लो 12 आवर्स डे टाइम के और 12 आवर्स नाइट टाइम के, तो पूरा एक डे कंप्लीट हो जाता है। तो अब क्या है, बिल्कुल ये और एक जो आर का ये बना रखा है, ये सभी को पता भी है। मान लो यहाँ पे 12 ओ क्लॉक है, यहाँ पे 1 ओ क्लॉक है, तो इसके बीच में ये हमें सेकंड का भी पता चलता है भी। ये सेकंड वाली ये होती है सेकंड वाली क्लॉक, तो यहाँ पे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, फिर 3 सेकेंड, 4 सेकेंड और फिर यहाँ पे 5। इस तरीके से 1 2 3 4 और ये 5 सेकेंड। तो इस तरीके से सेकेंड का भी हमें ये मेज़र शो करती है। सो दिस इज़ कॉल्ड क्वार्ट्ज क्लॉक। ये बिल्कुल एक्यूरेट हमें टाइम शो कर रही है। अब देखो बेटा, पेंडुलम बताया था मैंने आपको, पेंडुलम क्या होता है। सो पेंडुलम क्या होता है, जहाँ पे आप देखोगे ये एक सपोर्ट के लिए कोई चीज़ है, यहाँ पे मान लीजिए आप, दिस इज सपोर्ट, और इसके अंदर, इस सपोर्ट के अंदर क्या है, यहाँ पे एक फिक्स जैसे हमने लॉन्ग थ्रेड बांध रखी है, और इस थ्रेड के आगे एक मेटल की बॉल होती है जिसको क्या बोलते हैं, बॉब। क्या बोलते हैं इस मेटल की बॉल को? बॉब। याद रखो। अब ये मेटल की बॉल जब बिल्कुल सेंटर पे है, तो उसको हम बोलते हैं मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं इसको हम? मीन पोजीशन या सेंटर पोजीशन। ठीक है, सो मीन पोजीशन या सेंटर पोजीशन। अब ये यहाँ से जब ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो जितना इसको आप तेज़ घुमा के छोड़ोगे, इतना ही ऊपर तक पोजीशन जाएगी। मान लो यहाँ तक है, ये यहाँ तक है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। जितना आप तक जा सकता है, उसके बाद ये नीचे की तरफ आने लगेगा ना, तो वह पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट जहाँ पे पूरा ऊपर तक जा चुका होता है, उसके बाद ये नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो जो मैक्सिमम पॉइंट है जहाँ तक ये जाता है ऊपर, तो उसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। इसी तरीके से यहाँ तक ये ऊपर गया, तो इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। और ये जहाँ पे मेन पोजीशन जहाँ पे था, उसको हम बोलते हैं मीन पोजीशन या सेंटर पोजीशन। ये क्लियर हो गया? तो इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम क्या बोल दोगे आप? सिंपल पेंडुलम इज दैट पेंडुलम इन विच ए लॉन्ग थ्रेड and at the end of the thread there is a metallic bob attached with it, that is called simple pendulum. अब देखो स्टूडेंट्स, सिंपल पेंडुलम में यहाँ पे ये जो सिंपल पेंडुलम है, ये मूव करता रहेगा, तो इसका जो मोशन होता है उसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन का मतलब क्या होता है बेटा? जहाँ पे ये चीज़ की मूवमेंट, देखो मूवमेंट कैसे हो रही है, यहाँ से यहाँ गए, फिर इस तरीके से ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो मतलब जो पोजीशन मीन पोजीशन थी, मीन पोजीशन से ऊपर, फिर मीन पोजीशन, फिर मीन पोजीशन से इस साइड ऊपर, फिर वापस मीन पोजीशन आ गई, फिर यहाँ से फिर, तो इस तरीके से इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मतलब एक बार इस साइड ऊपर और एक बार इस साइड। सो टू एंड फ्रो मोशन, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? उसको हम ऑसिलेशन। अब ये ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिंपल पेंडुलम में क्या होता है? एक बॉब होता है, और उसमें क्या होगी? एक मेटेलिक बॉल होती है या स्टोन
स्टोन भी हो सकता है यहाँ पे, विच इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए रिजिड स्टैंड, जो किसी बहुत एक हार्ड स्टैंड से लटका के रखते हैं विद द हेल्प ऑफ ए थ्रेड के साथ। अब देखो ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द पेंडुलम। क्या बताया मैंने, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द पेंडुलम इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। और ये ऑसिलेशन अगर बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड से होगा तो उसको हम बोल देते हैं वाइब्रेशन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट उसको हम, वाइब्रेशन। सेम द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द पेंडुलम, when the to and fro motion of the pendulum is very fast then it is called vibration। अब आ जाओ ऑसिलेशन क्या होता है, जब भी बॉब है ना मूव करेगा फ्रॉम इट्स सेंटर टू इट्स एक्सट्रीम एंड, सेंटर से एक्सट्रीम एंड की तरफ जब जाएगा उसे क्या बोलेंगे हम, ऑसिलेशन। सो उसको हम बोलेंगे कंप्लीट वन ऑसिलेशन, सेंटर से जो एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट वन ऑसिलेशन। अब देखो स्टूडेंट्स टाइम पीरियड क्या होता है, ध्यान रखो, द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम बॉब टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसका टाइम पीरियड। द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम बॉब टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। मीन पोजीशन से शुरू किया, मीन पोजीशन से फिर ये एक्सट्रीम इस साइड और फिर एक्सट्रीमली इस साइड, ठीक है, तो वापस मीन पोजीशन पे आ गए। सो उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। ये क्लियर हो गया होगा सभी को, टाइम पीरियड समझ आ गया। टाइम की यूनिट क्या होती है बेटा, टाइम को जो ऐसा यूनिट है हम मेज़र करते हैं वो होता है सेकंड में, लेकिन टाइम की सेकंड से बिगर यूनिट कौन सी हो गई, मिनट में, और मिनट से बिगर यूनिट क्या हो गई, आवर्स में। मान लो हम यहाँ से, मान लीजिए हिसार से कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली, कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली में। अब स्टूडेंट हिसार से जब हम दिल्ली जा रहे हैं तो हम ये नहीं कहेंगे हमें 5 सेकंड लगेगी या 500 सेकंड लग रही है, हम वहाँ पे टाइम यूज़ करेंगे घंटों में, ठीक है, कि हमें 2 घंटे लगे या 3 घंटे का समय लगा, हम वहाँ पे सेकंड का यूज़ नहीं करेंगे। तो बिगर डिस्टेंसेस जहाँ पे डिस्टेंस कवर हो रहा है तो वहाँ पे हम ज़्यादा दूरी का डिस्टेंस जहाँ पे कवर हो रहा है तो वहाँ हम समय देखने के लिए कि कितना समय लग गया हमें इतना डिस्टेंस कवर करने में, तो वहाँ पे हम समय देखते हैं आवर्स के अंदर। उससे कम, मैंने अब मान लो 20 मिनट का टेस्ट बना के रखा तो वहाँ मैं सेकंड की जगह पे ये कहूँगी कि यस स्टूडेंट आप 10 मिनट में ये टेस्ट कंप्लीट कर लो, तो वहाँ पे मैं मिनट यूज़ करूँगी। और जहाँ पर मान लो मैं मुझे कि कोई क्वेश्चन आप सॉल्व करने में आधा मिनट लोगे तो वहाँ पे मैं कहूँगी 30 सेकंड का टाइम। सो वैसे हम टाइम के ऐसा यूनिट क्या है, सेकंड है, टाइम के ऐसा यूनिट क्या है, सेकंड, लेकिन बिगर यूनिट को हम आवर्स में भी ले सकते हैं। ऐसे ही स्पीड को हम किस में मेज़र करते हैं स्टूडेंट, स्पीड को मेज़र करते हैं हम डिस्टेंस, देखो यहाँ पे स्पीड को हम मेज़र करते हैं मीटर पर सेकेंड, उससे बड़ी यूनिट में मीटर पर मिनट और उससे बड़ी यूनिट में किलोमीटर पर आवर, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। सो मीटर क्यों यूज़ किया, डिस्टेंस हम किस में यूज़ करते हैं, मीटर में, और टाइम सेकंड में। ऐसे ही स्टूडेंट्स अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो यहाँ पे हम किलोमीटर में डिस्टेंस और टाइम आवर्स के अंदर, तो वहाँ पे हमारी स्पीड की ऐसा यूनिट क्या होगी, किलोमीटर पर आवर। आई होप क्लियर हो गया होगा आप सभी को। सो इस तरीके से हम बिगर यूनिट यूज़ करते हैं। सो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा सभी। सो जहाँ पे आपको डाउट होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, ओके। और सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने करेक्ट आंसर दिया है वीडियो में, हर बार उनका करेक्ट आंसर है, उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। और आज का क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट आज का क्वेश्चन क्या है कि यस वी मेज़र
we measure distance we measure distance with the help of dash इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, सो किस व्हीकल के अंदर कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है? ठीक है, व्हीकल, कार, बस, ट्रक, मालूम है बेटा। सो उसके अंदर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे डिस्टेंस मेज़र होता है। सो वी मेज़र डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ डैश इंस्ट्रूमेंट इन व्हीकल्स। इन कार लिख दो, चलो, कार और बस। So what is the name of that instrument? You have to give your answer in my comment box. So thank you students for watching my videos.